डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट व्हेन ऑर्डर इज स्क्वायर। देखो इस पूरे चैप्टर से अगर हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेंट से तो हम लोग को दो क्वेश्चन मिलेंगे, एक पूरे डिटर्मिनेंट से मिलेगा और सेकंड जो क्वेश्चन मिलता है हम लोग को इनकी इक्वेशन से क्वेश्चन मिलता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेंट के बारे में तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का जो अभी जो मैकेनिज़्म है ये क्या है, मॉडर्न मैथमेटिक्स का तरीका है। हम लोग जितना भी स्कूल में पढ़ रहे हैं या किया हुआ है वो सब क्या है, मॉडर्न मैथमेटिक्स का तरीका है। जब सबसे पहले डिटर्मिनेंट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो पुराने वैदिक टाइम में जो मैथमेटिक्स में हम लोग जो है पुराने टाइम में वैदिक टाइम में डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही मेथड था, 3/3 ऑर्डर का ही डिटर्मिनेंट सॉल्व होता था सिर्फ। अभी क्या है 3/3 का भी सॉल्व कर लेते हैं। 3/3 मतलब 3 रो और 3 कॉलम, 2/2, 4/4 सभी को सॉल्व कर सकते थे। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, सिर्फ 3/3 के ही ऑर्डर को सॉल्व करते थे। और इसी वजह से जितने भी क्वेश्चन नॉर्मली देखते हो वो सब 3/3 ऑर्डर के ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं और किसी ऑर्डर का क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करते हैं, क्योंकि उस टाइम में सिर्फ 3/3 ऑर्डर को ही सॉल्व करना था। और उसको सॉल्व करने के लिए क्या था, जो वैदिक मैथड था उसको हम लोग बोलते थे साइरस मैथड। साइरस मैथमेटिशियन का नाम है, उन्होंने ही सबसे पहले इसको सॉल्व करना सिखाया था। उस समय कैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे, अभी का डिटर्मिनेंट जो सॉल्व करते हैं वो दोनों का ही पैटर्न जो है बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो जब इसमें हेडिंग डालेंगे वैदिक मैथड, तो ये पहले के टाइम में जो मैथड था ये साइरस मैथड जिससे हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे, वैदिक मैथड। इसमें क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो वैसे ही लिख लोगे और उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड रो को दोबारा से लिख लिया जाएगा और फिर ये इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते चले जाओगे। इसको मल्टीप्लाई करने में जो वैल्यू है इसका नाम हम लोग क्या रख देंगे, ए, और फिर ये नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे रिजल्ट क्या आ जाएगा, बी, और यहाँ से a माइनस बी मैं निकाल दूंगा तो इससे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। ये था पुराना वैदिक मेथड जिससे हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे। अब इसके आगे और लिखते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल है हम लोग का साइन सिस्टम ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में प्लस माइनस साइन किस तरीके से लिए जाते हैं ये वो पॉइंट है। तो हमेशा कैसे चलना है, 2/2 ऑर्डर प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर 3/3 ऑर्डर है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। 4/4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम लोग को नहीं मिलेगा, फिर भी हमने जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बता दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये इसका प्लस माइनस प्लस माइनस, ये इसका ऑर्डर होगा चलने का। तो ये हुई बात। नेक्स्ट की हम लोग का डिटर्मिनेंट का एजम्पशन कैसे लिया जाएगा साइन का, वो हुआ। इसको नोट करेंगे फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट माइनर कोफैक्टर, जैसे ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट के जितने भी एलिमेंट होंगे उनको AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। AIJ का मतलब ith रो और jth कॉलम। और दूसरी बात माइनर जो होता है वो हमेशा MIJ से रिप्रेजेंट किया जाएगा, यानी ith रो और jth क्या कॉलम। और दूसरा कोफैक्टर, कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे CIJ से। और कोफैक्टर और माइनर के बीच में रिलेशन ये होता है। अब अगर मान लो किसी डिटर्मिनेंट का, इसी डिटर्मिनेंट का अगर हमें कोई माइनर निकालना है, मान लो सपोज किसी ने कह दिया कि माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम निकालो, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैसे निकालेंगे, ये क्या है, ये फर्स्ट रो है, ठीक, ये क्या कहलाता है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये क्या है सेकंड कॉलम, तो ये हट गया। अब जहाँ इंटरसेक्शन हुआ उस पॉइंट को और इस लाइन को हटा देंगे तो उसके बाद जो हमारे पास ये 4 एलिमेंट दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, इन 4 एलिमेंट को डिटर्मिनेंट में लिख दिया जाएगा। तो ये कहलाएगा माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब अगर मान लो किसी ने सिमिलरली एक बार और देख लेते हैं, किसी ने हमसे कह दिया कि माइनर ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम निकालो, तो अब थर्ड रो क्या है, ये थर्ड रो हो गई और ये क्या हो गया फर्स्ट कॉलम। तो ये अब पूरे एलिमेंट हट जाएंगे और जो बचेंगे ये 4 एलिमेंट बचेंगे कि नहीं। तो ये आ गया क्या हमारे पास, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो ये है हम लोग का माइनर निकालने का तरीका। अब अगर किसी ने सपोज कोफैक्टर बोल दिया कि मान लो हमसे कह दिया कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो थर्ड कॉलम निकालो, तो ये तुरंत हमारे पास दिमाग में आनी चाहिए ये फार्मूला। तो यहाँ पे क्या गया, -1 पावर में 2 + 3 और माइनर ऑफ दिस। अब इस बात को सीधे यहाँ से ये भी याद रख सकते हैं, 2 + 3 कैसा नंबर हुआ, ऑड,
तो जब ऑड नंबर होता है तो माइनस साइन आएगा, और जब इवन होगा तो माइनस साइन रिप्रेजेंट नहीं होगा कोफैक्टर के आगे। अब हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर ऑफ, अब ये माइनस साइन तो ऐसे लिखा रहेगा, कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम हम लोग लिख सकते हैं, सेकेंड रो ये आ जाएगी और थर्ड कॉलम ये आ जाएगा। अब जो हम लोग को दिख रहा है वो डिटरमिनेंट में रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। तो अब यहां से क्या रिप्रेजेंट होगा डिटरमिनेंट में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो ये था माइनर और कोफैक्टर निकालने का मैकेनिज्म, इसको नोट कर लेंगे, इसके आगे फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये था डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन। यहाँ से बात करेंगे तो ये पहला बात फिर से देख लो एक बार कि यहाँ पर कि डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होगा, कोई भी एक रो फिक्स कर लो, ये क्या है, ये रो फर्स्ट रो, ये क्या है सेकेंड रो, ये क्या है थर्ड रो। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, कोई एलिमेंट लिया उसके करस्पॉन्डिंग उसका क्या देखा, कोफैक्टर। अब हमने एलिमेंट के लिए A11 तो उसका कोफैक्टर क्या हो करस्पॉन्डिंग C11, प्लस एलिमेंट लिया 12 तो इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या हुआ C12, इसका लिया A13 तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हुआ C13। तो ये वैल्यू जो होगी डिटरमिनेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। अब कोई जरूरी नहीं कि तो हम लोग ऐसे ही लें, हम लोग अगर चाहते तो इसमें एक कॉलम फिक्स कर लेते। मान लो हमने यहाँ पे सेकंड कॉलम ले लिया तो इसकी वैल्यू क्या होगी A12 C12, प्लस फिर ये एलिमेंट ले लिया A22 तो C22, फिर क्या ले लिया A32 तो C32। तो ये वैल्यू भी किसकी वैल्यू होती है, डिटरमिनेंट की। सेकेंड पॉइंट में ये बोला है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद द कोफैक्टर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रो और कॉलम इज 0। अब क्या बात हुई यहाँ पर कि जैसे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो सकती है, कैसे, हमने एक रो ले ली, कोई भी एक रो ले ली, मान लो हमने ये रो ले ली फर्स्ट, तो इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर अदर रो का, अब वो रो सेकंड भी हो सकती है या फिर क्या हो सकती है थर्ड। तो हमने मान लो ये एलिमेंट ले लिया A11 तो इसके करस्पॉन्ड ये फर्स्ट रो तो ये क्या सेकंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A दिस, प्लस A12 तो C22, A13 तो C23, इसका सम हमेशा क्या निकलेगा 0। इसको एक्सपेंड कर दोगे तो भी यही रिजल्ट आ जाएगा। और ध्यान से देखो यही सब फिजिक्स में तुमको डिटरमिनेंट के लिए एक्सपेंशन में क्या बताया गया कि जैसे डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन क्या होता है कि हम लोग को नॉर्मल बता दे, ये एलिमेंट लिख लो, फिर इसके सामने के रो हटा लो कि नहीं। तो अब जरा ध्यान से देखो ये एलिमेंट क्या लिखा 1 2, तो इसका अगर हम लोग यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पर फर्स्ट रो ये लिखा एलिमेंट तो इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या लिखोगे C11, ध्यान देना, प्लस A12 तो इसका C12, A13 तो क्या आ जाएगा C13। और इसी बात में अब कोफैक्टर तो हमने निकालना भी सीख लिया है, तो ये 1 1 का कोफैक्टर क्या होगा, यहाँ पे ध्यान करो 1 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ से 1 1 होने का इन दोनों नंबर का, इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 + 1 क्या हो गया 2 यानी इवन। तो पावर में 2 आ गया कि नहीं। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस फार्मूले की। ये फार्मूला है कि नहीं है, तो इस फार्मूले में मैंने वैल्यू रखी तो यहां से क्या आ गई है माइनर में बदल गया कि नहीं। और अब मैं इस प्लेस पे अगर वैल्यू पुट करता हूं तो ये क्या आ जाएगा, और इस प्लेस पे जब वैल्यू रखता हूं तो ये 1 + दिस ये क्या हो गया प्लस हो गया। और अब यहां से अगर हम लोग ध्यान दें तो डेल्टा इक्वल टू A11, ठीक, ये क्या आ गया माइनर ऑफ, अब माइनर हमें लिखना आता है यहां से A1 ये 1 1 A दिस, अब यहां से माइनर हम लोग लिख सकते हैं तो A11 तो माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब क्या होगा माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहां से माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हट जाएगा तो यही तो बचेगा केवल A22 A23, फिर ये क्या हो गया A32 A33 माइनस A12। अब माइनर आप किसका लिखना है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये आ गया। तो बचे एलिमेंट कौन सा है, ये वाला एलिमेंट बचा है, ये। तो अब इसको डिटरमिनेंट में लिख देंगे।
फिर प्लस, ये क्या है 1 3। अब माइनर ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो ये हो गई, थर्ड कॉलम ये हो गया, बचे एलिमेंट ये, तो A21 A22 A31 A32, और 2 बाई 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करना हमें आता है, इससे इसका मल्टीप्लाई होगा, इससे इसका, तो यहाँ से डेल्टा का वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल्टा A11 A22 A33 माइनस A32 A23 माइनस A13 ये बात बताई गई थी फर्स्ट पॉइंट में। और सेकेंड पॉइंट में हमने बताया कि कोई भी एलिमेंट ले लो, उसके करस्पॉन्डिंग कोई भी रो ले ली, उसके करस्पॉन्डिंग दूसरी रो के को फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका सम हमेशा क्या आएगा, 0। तो ये बात लिखी गई थी, तो इसको नोट कर लेंगे, फिर इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट। तो सबसे पहले देखो प्रॉपर्टीज़ भी जब हम डिटरमिनेंट के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है रो और कॉलम को अगर इंटरचेंज कर दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जैसे ये रो है फर्स्ट रो, ये क्या है, ये सेकेंड रो है, ये क्या है थर्ड रो, तो फर्स्ट रो को हमने चेंज कर दिया किसमें, फर्स्ट कॉलम, तो इसका मतलब सेकेंड रो भी चेंज होगी किसमें, सेकेंड कॉलम, थर्ड रो भी चेंज होगी किसमें, थर्ड कॉलम में, तो इससे डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकेंड प्रॉपर्टीज ये कहती है कि डिटरमिनेंट में कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव रो या कॉलम को अगर मैं इंटरचेंज करता हूं तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके आगे कैसा साइन आ जाएगा, माइनस। अब जैसे यहाँ फर्स्ट रो थी, ये सेकेंड रो थी, तो इसको जैसे मैंने इंटरचेंज किया तो उसके आगे क्या आ गया, माइनस, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन साइन कैसा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, यानी कि यही बात यहाँ पे लिखी गई है, साइन चेंज हो जाएगा। और थर्ड प्रॉपर्टीज ये है डिटरमिनेंट की कि अगर डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी दो रो या दो कॉलम क्या हो जाएंगे, सेम, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या निकलेगी, 0। अब वो उसकी पोजीशन कहीं भी हो सकती है, फर्स्ट थर्ड रो, सेकंड थर्ड रो, फर्स्ट थर्ड रो, या फर्स्ट सेकंड कॉलम सेम हो गया, या फर्स्ट थर्ड कॉलम सेम हो गया, या सेकंड थर्ड कॉलम सेम हो गया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये नोट करेंगे, फिर आगे की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ है वो ये कह रहा है कि कोई भी डिटरमिनेंट अगर लिख दिया जाए उसमें कोई स्पेसिफिक रो या स्पेसिफिक कॉलम के एलिमेंट अगर 0 हैं तो उस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। अब सेकंड जो है प्रॉपर्टीज़ ये कह रहा है कि डिटरमिनेंट में अगर कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट नंबर जब मल्टीप्लाई में होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी रो से या उसी कॉलम से ही कॉमन होगा। यहाँ पे के सब में मल्टीप्लाई हो रहा है फर्स्ट रो में, तो के जो कॉमन हुआ किससे कॉमन हुआ, फर्स्ट रो से। अगर मान लो के सबसे मल्टीप्लाई में होता, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता, के यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता, तो एक साथ के कॉमन नहीं होता, सिर्फ एक टाइम पे एक रो या सिर्फ एक कॉलम से होता। अगर सब में होता तो मान लो फर्स्ट रो से एक के कॉमन हुआ, फिर सेकेंड रो से एक के कॉमन होता, एक थर्ड रो से के कॉमन होता, तो यहाँ पे क्या लिखता, के क्यूब लिखता। डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में यही डिफरेंस ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स में क्या होता है, एक ही बार में सारे एलिमेंट से कॉमन हो जाता है, और डिटरमिनेंट में क्या होगा, एक टाइम पे एक रो या एक कॉलम से ही कॉमन होगा। और लास्ट प्रॉपर्टीज ये बताई जा रही है कि अगर डिटरमिनेंट में अगर मैं कोई ऑपरेशन अप्लाई करता हूं तो उससे जो न्यू डिटरमिनेंट फॉर्म होगा उससे उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो ऑपरेशन चाहे रो वाइज हो या फिर क्या कॉलम वाइज। अब जैसे ये फर्स्ट रो था तो हमने फर्स्ट रो में ऐड किया लैम्डा टाइम्स सेकेंड रो, तो बस करस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट ही उससे ऐड होंगे, तो A11 तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या, ये इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई होते हैं, दिस टाइम ऐड हुआ तो ये आ गया। अब इस एलिमेंट के साथ फिर से ऐड होगा लैम्डा टाइम्स, फिर ये सिमिलरली इस तरीके से ऐड होगा। अच्छा कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल एक ही ऐड हो, हम चाहते तो यहाँ पे म्यू R3 भी कर सकते थे, तो उस केस में क्या हो जाता है, ये वाला एलिमेंट इसमें और ऐड हो जाता है कि यहाँ म्यू A31 हो जाता, फिर यहाँ पे आ जाता है क्या प्लस म्यू क्या हो जाता है A32, प्लस इसमें क्या आ जाता है म्यू A33।
तो ऐसा भी हो सकता है, ये नहीं कि कोई जरूरी कि एक रो में एक ही सेकंड रो ही ऐड हो, कोई नहीं, एक साथ सभी को भी ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली यही पैटर्न किसके साथ हो जाएगा, कॉलम के साथ भी हो जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज हमारी कंप्लीट हुई। इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज आती हैं, इनको हम लोग साइक्लिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं, तो इसको लिख लेंगे, इसके आगे फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज शुरू करते हैं। तो ये लास्ट हम लोगों ने जो है प्रॉपर्टीज़ करी थी, उनके आगे ये साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं। ये साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ हमारी जो है कैलकुलेशन की सॉल्विंग में बहुत हेल्प करती हैं। ये एक्चुअल में कुछ क्वेश्चन भी हैं, तो क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व करेंगे ही करेंगे सेम एज इट इज़, लेकिन इनको एज ए प्रॉपर्टीज़ याद रखना जरूरी है। जैसे इधर वाले ये जो टर्म है, ये सब क्या है, साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ क्या है। जैसे ये देखा जाए तो ये कैसे मेंशन हो रहा है, ए बी सी, तो यहाँ से ए बी सी ऐसे चल रहा है, तो इसको a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये पहला रिजल्ट। तो इस तरीके से इनको हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। भाई अल्टीमेटली हमें ये ध्यान रखनी है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे काम आएंगे, 4th, 5th और 6th, इनके ऊपर के रिजल्ट अगर हमें पता है तभी इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग डील कर पाएंगे। अदरवाइज इनको हम क्वेश्चन तो दूर की बात है, हम एडजस्टमेंट करते ही बहुत टाइम लगा देंगे। तो इसलिए ये रिजल्ट्स हमें ध्यान रखने बिल्कुल कंपलसरी हैं। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन की, तो इनको पहले नोट कर लेंगे, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं जो प्रॉपर्टीज़ बेस्ड हैं। तो पहला क्वेश्चन ये, तो सबसे पहले डिटरमिनेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो देख लेते हैं। नंबर 1, डेल्टा से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे डिटरमिनेंट को, और डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए क्या ध्यान रखना है। नंबर 1 पॉइंट कि जैसे हमें क्वेश्चन मिला, अगर किसी रो में 1 1 दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, रो में दिख रहा हो या कॉलम में दिख रहा हो, तो हमारे दिमाग में तुरंत एक बात आ जानी चाहिए, और वो बात ये है कि मैं क्या करूं कि किसी भी सिंगल रो में 2 0 बन जाएं या 2 कॉलम में 2 0 बन जाएं, यही बात दिमाग में रखनी है। और जैसे वो 2 0 बन जाएंगे उसके बाद डिटरमिनेंट को मैं एक्सपेंड कर दूंगा, और जैसे एक्सपेंड करूंगा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट कॉलम में 1 है, सेकंड में 1 है, थर्ड में 1 है, तो मेरे दिमाग में तुरंत बात आ गई कि सेकंड कॉलम में C2 माइनस C1 इस्तेमाल करूं। तो जैसे इस्तेमाल करूं नीचे क्या होगा पता नहीं, लेकिन हाँ ये इसका रिजल्ट क्या बना चुका है, 0। फिर थर्ड में C3 माइनस C1 इस्तेमाल करूं तो भी ये क्या बन जाएगा, 0। अब मैंने ये ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई किए, तो डेल्टा इक्वल टू 1a स्क्वायर, ये 0 आ जाएगा, b माइनस a, और ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, c माइनस a, और c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि ये जो सेकंड कॉलम है इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन चुका है, और थर्ड कॉलम में भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन चुका है। तो यहाँ से फार्मूला हम लोग अप्लाई कर देते हैं, 1a स्क्वायर 0 b माइनस a, ये b माइनस a इंटू बी प्लस a, 0 c माइनस a इंटू सी प्लस a, ये आ गया। और अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ से कि जो फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम से b माइनस a क्या हो जाएगा, कॉमन, और सेकंड कॉलम से भी c माइनस a कॉमन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 के इंटू में b माइनस a कंसिडर किया जा सकता है। सिमिलरली यहाँ भी 0 के इंटू में क्या कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, c माइनस a। तो इस वजह से मैं सेकेंड कॉलम से b माइनस a और थर्ड कॉलम से c माइनस a कॉमन कर सकता हूँ। अच्छा, अब एक बात और है डिटरमिनेंट की, कि डिटरमिनेंट जैसे हमने ये सॉल्विंग ऐसे कर दी तो कोई जरूरी नहीं कि पूरी क्लास की सॉल्विंग ऐसे ही हो। वो ये टोटल सिस्टम जो अभी हम लोग जिस तरीके के क्वेश्चन कर रहे हैं ये टोटल प्रैक्टिस बेस्ड है। तो तुम्हारी प्रैक्टिस में किसी तरीके से तुम और सोच सकते हो, तो उसमें सोच लेने में कोई गलती नहीं है। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फिक्स होते हैं कि इनको ऐसे ही सॉल्व करोगे तभी वो सॉल्व होंगे, अदरवाइज इसमें एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के हम डिफरेंट अप्रोच ले सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एक भी। तो ये आ गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये c प्लस a हो गया। और अब देख रहे हैं कि सिंगल एक रो में या एक कॉलम में 2 0 बन गए, तो तुरंत हमने 2 0 बनने के बाद उसको क्या कर देना है, एक्सपैंड कर देना है। तो मैंने इसको एक्सपैंड किया, तो डेल्टा इक्वल टू b माइनस a c माइनस a ब्रैकेट स्टार्ट 1, फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन होगा, तो c प्लस a माइनस
बी प्लस ए, और रो में आगे सब जीरो है इसलिए आगे का जो रिजल्ट होगा वो क्या आ जाएगा, जीरो। माइनस साइन अंदर ट्रांसफर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये टोटल सेगमेंट जो अभी हम लोग कर रहे हैं ये टोटल प्रैक्टिस बेस्ड है। अगर प्रैक्टिस में रखोगे तभी इसके क्वेश्चन बनेंगे, सोचेंगे हम प्रैक्टिस ना करें और सीधे क्वेश्चन बना लें तो हमें हमेशा ही इसमें प्रॉब्लम जाएगी। और इस सेगमेंट का जो इनिशियल हम लोग जिस तरीके के क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन हम लोग को सीबीएसई में मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई सेकंड थॉट है ही नहीं और आएगा ही आएगा क्वेश्चन। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि हमने जो प्रूविंग लिखी थी वो किस फॉर्म में लिखी थी। तो प्रूविंग में क्या था, a माइनस बी, दूसरा क्या था b माइनस सी, और तीसरा क्या था c माइनस ए। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ c माइनस ए आ चुका है लेकिन a माइनस बी नहीं आया है, और यहाँ से b माइनस सी। तो मैंने क्या किया, इस वाले ब्रैकेट से माइनस साइन मैं कॉमन करूंगा तो ये a माइनस बी, c माइनस ए, और इससे भी माइनस साइन कॉमन किया c माइनस बी से और c माइनस बी से जैसे माइनस कॉमन किया तो ये प्लस हो जाएगा और बचेगा कितना, b माइनस सी। और यही रिजल्ट हम लोग को प्रूव करना था, इसको नोट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को ये प्रूव करना है ये पूरा रिजल्ट। सबसे पहले डिटरमिनेंट को हम लोग क्या लिख लेंगे, डेल्टा। डिटरमिनेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा से। ये प्रूव करना है, इसको हटा दे रहा हूँ मैं। तो जैसे ही देखा एक रो में 2 1 है तो सबसे पहला एम क्या हो गया कि हमें क्या करूं मैं, क्वेश्चन मिलते ही तुरंत दिमाग में बता जानी चाहिए कि मैं क्या करूं कि एक रो में 2 0 या एक किसी भी एक कॉलम में 2 0 बन जाएं। तो मैंने देखा यहाँ पर कि C2 में C2 माइनस C1 कर दिया जाए और C3 में C3 माइनस C1 कर देंगे तो 0 बन जाएगा। तो ये 0 हो गया, सॉरी ये 1 रहेगा, ये a क्यूब 0, b माइनस ए, b क्यूब माइनस a क्यूब 0, c माइनस a, c क्यूब माइनस b क्यूब। और अब तुरंत हमारे दिमाग में बात आ जाएगी कि ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला है, तो यहाँ से a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो ये 1, ये a क्यूब, और अब यहाँ से b माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला, तो यहाँ से a माइनस b, और जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वो हम लोग यहाँ से अप्लाई कर देंगे। और ये 0 c माइनस ए और ये c स्क्वायर ca प्लस a स्क्वायर। और अब मैं देख रहा हूँ कि फिर से सेकेंड कॉलम से b माइनस ए और थर्ड कॉलम से c माइनस ए क्या हो जाएगा, कॉमन। तो मैं यहाँ से कॉमन कर लेता हूँ, तो डेल्टा इक्वल टू b माइनस ए c माइनस a, ये कॉमन हो जाएगा। तो ये 1 a क्यूब, ये 0, ये 1, तो ये b स्क्वायर प्लस ab प्लस a स्क्वायर, ये 0, ये 1, c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर, ये आ जाएगा। और अब जैसे ही दिखा कि एक रो में 2 0 हो गए या एक कॉलम में 2 0 हो गए तो उसके बाद मैं इसको क्या कर दूंगा, एक्सपैंड कर दूंगा। तो यहाँ से एक्सपेंशन का 2 0 दिखते ही एक्सपेंशन नहीं कर देना है, सबसे पहले ये देखना है कि कहीं कुछ सॉल्व तो नहीं हो रहा है, यानी कि कुछ कॉमन वगैरह तो नहीं हो रहा है। कॉमन वगैरह करने के बाद ही कुछ करना है। तो ये 1 हो गया, तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो फाइनली ये c स्क्वायर ca प्लस a स्क्वायर और -0 प्लस 0 आगे आ जाएगा। और अब यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से देखा a स्क्वायर से a स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। और अब क्या हो जाएगा, ये c स्क्वायर b स्क्वायर को मैं एक साथ कर लूँगा, तो डेल्टा b माइनस ए इंटू सी माइनस ए, और ये c माइनस बी इंटू सी प्लस बी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया। और अब ध्यान से देखो, ये जो ca है और यहाँ से ये जो ab है, इससे अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो a कॉमन कर लिए तो ये c माइनस बी बच जाएगा कि नहीं, और इस पूरे ब्रैकेट से अब c माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉमन। तो यहाँ से हम लोगों ने कॉमन कर लिया, तो ये b माइनस ए, c माइनस ए और c माइनस बी, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, c प्लस बी प्लस ए। और हमें जो प्रूफ करना था उसमें क्या लाना था, a माइनस बी,
तो यानी कि इससे एक माइनस कॉमन होगा। दूसरा क्या था, b माइनस सी, तो यानी कि यहां से माइनस कॉमन कर लेंगे। और थर्ड तो c माइनस ए था, एज इट इज ही रहेगा, और ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, वो तो वैसे ही लिखा रहेगा। तो एक माइनस यहां से कॉमन होगा, एक माइनस यहां से कॉमन होगा, तो फाइनली ये कॉमन होके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इधर a प्लस बी प्लस सी। यही हम लोग को प्रूव करना था। इसके आगे फिर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए स्क्वायर प्लस वन ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस वन बी सी ए सी बी सी और सी स्क्वायर प्लस वन, और ये हम लोग को प्रूव करना है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन होगा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि यहीं से क्वेश्चन शुरू करना है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन होगा कि सिंगल एक कॉलम में, एक कॉलम या एक रो में, देखो एक नंबर एडिशन में और बाकी तो प्रोडक्ट में है, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है कि एक रो में, जैसे इसमें सब में देखो कॉमन क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, तो फर्स्ट रो में ए से मल्टीप्लाई होगा। फिर इसमें सब में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, तो यानी सेकेंड रो में किससे कॉमन मल्टीप्लाई होगा, बी से। फिर थर्ड रो में सब में क्या दिख रहा है, सी, इससे मल्टीप्लाई होगा। और इतना करने के बाद हमेशा रो में मल्टीप्लाई, तो कॉलम से कॉमन कर लोगे। अब यहां से मल्टीप्लाई ए हुआ, इसमें बी हुआ, इसमें क्या हुआ, सी हुआ, तो कॉमन ए कहां से होगा, फर्स्ट से, क्योंकि फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई तो फर्स्ट कॉलम से कॉमन, सेकंड रो में मल्टीप्लाई तो सेकंड कॉलम से कॉमन, थर्ड रो में मल्टीप्लाई तो थर्ड से कॉमन। और जैसे ही काम करोगे तो पूरा एक्सप्रेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में बदल जाएगा। और एक बात और कि ऐसा नहीं कि रो में मल्टीप्लाई किया तो कॉलम से कॉमन हो रहा है, ऐसा नहीं। तुम यहां देखो ए तभी भी तो दिख रहा है, तो एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो, और एक कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे तो रो से कॉमन हो जाएगा। बी कॉलम में भी है, तो बी कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो तो रो से कॉमन हो जाएगा। अब थर्ड कॉलम में देखो सी है, तो थर्ड कॉलम में सी से मल्टीप्लाई करो तो थर्ड रो से क्या रहेगा, सी कॉमन। मतलब एक चीज में मल्टीप्लाई होना है रो में तो कॉलम से कॉमन, और कॉलम में मल्टीप्लाई किया तो रो से कॉमन। ये इसका बिल्कुल फिक्स मैकेनिज्म होता है। तो डेल्टा इक्वल टू, चूंकि मैं फर्स्ट रो में ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी, फर्स्ट रो में ए से मल्टीप्लाई हुआ तो उसको बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर में भी तो आएगा। अरे भाई ये मल्टीप्लाई हुआ तो बैलेंस। अब सेकंड रो में बी से मल्टीप्लाई, सेकंड रो में बी से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब सेकंड रो में मल्टीप्लाई हुआ है तो ये तो एक्सप्रेशन कैसा, न्यूमरेटर में, तो उसको बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब थर्ड रो में सी से मल्टीप्लाई, और अब बैलेंस करने के लिए दिस। अब चूंकि मल्टीप्लाई मैंने रो में किया है इसलिए कॉमन जो होगा वो किससे होगा, कॉलम से। तो यहां से हम लोग कॉलम से कॉमन कर लेते हैं। तो डेल्टा इक्वल्स टू फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन। अब जरा ध्यान देना, फर्स्ट कॉलम से जब मैं ए कॉमन करूंगा तो क्या दिखेगा हम लोग को, जरा बताओ, ए स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो सब सिमेट्रिकल दिखने लगे ना, ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गए। अब ऐसे ही सेकंड कॉलम से बी कॉमन करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वन सी स्क्वायर। अब थर्ड कॉलम से सी कॉमन करो, ये हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, हट जाएगा। और यहां पर ये तो कॉमन होके कैंसिल हो गया। और इसके बाद अब जरा ध्यान से देखो, इसको मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान से देखना, या तो रो में या कॉलम में एक ही रो में सब ऐड कर दो या एक ही कॉलम में सब ऐड कर दो तो एक सिमेट्रिकल टर्म बनेगा। अब रो में ऐड करने से बन रहा है कि कॉलम में बन रहा है, ये ध्यान देना होगा। अगर मैं मान लो रो में ऐड कर देता हूं, फर्स्ट रो में सेकेंड रो थर्ड रो ऐड करूं तो देखो क्या बन रहा है, जैसे फर्स्ट रो में ऐड करोगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनेगा। सेकेंड वाले में भी यही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, और थर्ड वाले में भी यही बनेगा कि नहीं बनेगा। अब जब देखो कॉलम में ऐड करो, अगर C1 कॉलम में मैं ऐड कर दूं C1 प्लस C2 प्लस C3 तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें 1 प्लस बी स्क्वायर, 3 बार बी स्क्वायर, 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी।
तो कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ही वहाँ पे चेक कर लो कि इतना काम करने के बाद हमेशा या तो रो में या फिर कॉलम में किसी एक में उठा के ऐड करने से सारे टर्म सेम बन जाएंगे, और सेम बनने के बाद उसको हम लोग हमेशा कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से डेल्टा इक्वल टू, अब R1 रो क्या होगी, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ये जो डिटर्मिनेंट है इस पे मेंस बहुत खेलता है। इसमें क्या डिटर्मिनेंट में एक स्ट्रैटेजी वो फॉलो करते हैं आजकल, क्या कि डिटर्मिनेंट के साथ परम्यूटेशन को थोड़ा मिक्स कर दिया जाता है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो बी स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 1, और फर्स्ट रो से अब ये कॉमन हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। और अब एक ही रो में अगर हमें 1 मिल गया है तो हम समझ गए हैं कि इसको हमें क्या करना है, 0। तो यहाँ से C2 कॉलम में C2 माइनस C1 और C3 कॉलम में C3 माइनस C1। और जैसे मैं ये अप्लाई करूँगा तो एक सिंगल रो में या एक सिंगल कॉलम में 2 जीरो बन जाएं, ये बात हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और इतना होने के बाद फिर हमें डिटरमिनेंट को क्या कर देना है, एक्सपैंड कर देना है। और जैसे मैं एक्सपैंड करूंगा मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एक्सपेंशन करेंगे तो अल्टीमेटली 1 होगा, बाकी सब आगे 0 बन जाएगा। और जैसे ही इसको किया तो ये रिजल्ट आ गया। एक डिटर्मिनेंट मुझे ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का मैकेनिज्म, और एक और वो बहुत हम लोग के हेल्प आएगी डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस में सॉल्विंग में। तो इसको नोट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कि log a p1 log b q1 log c r1 ये वैल्यू 0 है। और इस p और q और r के बारे में इंफॉर्मेशन है कि pth qth rth टर्म ऑफ gp है abc। abc क्या है, pth qth rth टर्म है। तो gp के nth टर्म का फार्मूला तो हम लोग को याद है कि tn बराबर क्या होता था, फर्स्ट टर्म में मान लेता हूँ क्या है, a है, कैपिटल ए लिख दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ने स्मॉल ए यूज किया है। और कॉमन रेशियो को मैं कैपिटल आर ले लेता हूँ क्योंकि कॉमन रेशियो स्मॉल आर से लिखते हैं, वो भी क्वेश्चन ने यूज कर लिया है। तो ये टी एन इक्वल टू क्या होता था, ए आर टू दी पावर एन माइनस 1। अब क्वेश्चन ने बताया पीएथ टर्म क्या है, ए है। तो पीएथ टर्म यानी कि ए इक्वल टू क्या हो गया, टीपी। और जैसे ये लिखा तो यहाँ से स्मॉल ए इक्वल टू ए कैपिटल आर p माइनस 1। सिमिलरली b क्या है, क्यूएथ टर्म है, तो b इक्वल टू a r टू दी पावर q माइनस 1। सीएथ टर्म r है तो c इक्वल टू a r टू दी पावर स्मॉल दिस। और अब ये सब किसके साथ है, log के साथ। तो मैं यहाँ पे log के साथ लिख लेता हूँ, log a इंटू दिस, ये रिजल्ट। सिमिलरली log a, सिमिलरली log a, ये क्या है, p q r 1 1 1। और इधर फिर हम लोग को पता है log m इंटू एन का फार्मूला, तो इसमें मैं log m इंटू एन का फार्मूला अप्लाई कर देता हूं। तो log a प्लस, और दूसरा क्या है कि यहां जब अप्लाई करूंगा तो ये भी बात ध्यान है कि log m टू दी पावर n क्या होता है, n log m। तो ये क्या आ जाएगा, p माइनस 1 log r log a प्लस q माइनस 1 log r log a प्लस r माइनस 1 log r। और ये क्या है, p q r 1 1 1।
अब अगर सब लोग ध्यान से देखें तो सब में क्या है कि log 1 log 1 log 1 लिखा है। अगर मैं यहाँ पे एक काम करना चाहूँ, जरा ध्यान से देखो, C1 में C1 माइनस log A C3 कर दूंगा तो सीधे ये log A हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? अरे बोलो, जैसे करूंगा तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? तो यहां से जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो क्या बचेगा? सीधे P माइनस 1 इंटू लॉग R, Q माइनस 1 इंटू लॉग R और R माइनस 1 इंटू लॉग R, P Q R 1 1 1। और अब यहां से हम लोग देख रहे हैं तो log R फर्स्ट कॉलम से क्या हो जाएगा? कॉमन। और जैसे ही log R कॉमन कर लेंगे तो ये log R P माइनस 1 Q माइनस 1 R माइनस 1 P Q R 1 1 1। और अब अगर हम C1 कॉलम में C1 प्लस C3 कर देते हैं तो ये भी सारा 1 क्या हो जाएगा? कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? और जैसे ही हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा log R और यहाँ आ जाएगा P Q R और सेकेंड कॉलम में भी क्या? P Q R। और डिटर्मिनेंट की एक पुरानी प्रॉपर्टीज याद आ जाएगी कि डिटर्मिनेंट में अगर दो रो या दो कॉलम सेम हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। तो इस वजह से इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। यही हम लोग को प्रूफ करना था। इसको नोट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि ये पूरा डिटरमिनेंट दिया गया, ये वैल्यू हम लोग को प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए एक तो कंडीशन ये दी गई कि x नॉट इक्वल टू m, y नॉट इक्वल टू n, z नॉट इक्वल टू r, तो इस वजह से कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। अब इसको मैं हटा देता हूँ, फिर देखते हैं क्या चीज़ है। ये एक मैं आइडिया दे रहा हूँ कि एक्चुअल में ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई रिजल्ट तो नहीं है, लेकिन इतने क्वेश्चन जितने मैंने सॉल्व किए हैं उन क्वेश्चनों की सॉल्विंग के हिसाब से हमने एक अपना पैटर्न बनाया है कि वो पैटर्न ये है कि कभी भी मैथमेटिक्स में ऐसा दिख रहा हो डिटर्मिनेंट में कि इन दो प्लेस के एलिमेंट सेम दिख रहे हो और इस दो प्लेस के एलिमेंट सेम दिख रहे हो, अगर दिखते हैं तो हमने हमेशा ये देखा है कि उसमें ये ऑपरेशन लगा देने से उनका रिजल्ट आ जाता है। R1 में R1 माइनस R2 और दूसरा R3 में R3 माइनस R2, ये लगा देने से उनका क्वेश्चन सॉल्व ही हो जाता है। बस केवल यही दो ऑपरेशन, इसके अलावा कोई और ऑपरेशन नहीं लगाना है। उसके बाद सिर्फ इसको एक्सपैंड करना है, उसका रिजल्ट आ जाता है। अब यहाँ जैसे मैंने ये ऑपरेशन लगाया तो इस डिटरमिनेंट में पहले क्या होगा? R1 माइनस R2, तो ये कितना हो गया? x माइनस m। ये कितना हो गया? n माइनस y। ये क्या हो गया? 0। और सेकेंड रो तो ये ऐसे ही रहेगी। ये बस मैं केवल अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ और कुछ नहीं। ये 0, n माइनस वाई, ये z माइनस r आ जाएगा और इक्वल टू 0। इसके बाद कोई भी इसमें ऑपरेशन नहीं लगेगा, नॉर्मल फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग इसको एक्सपैंड कर दिया जाता है। तो ये x माइनस m, ये y, z माइनस r माइनस दिस माइनस n माइनस वाई m z माइनस r 0 और आगे का टर्म भी क्या है? 0। उसके बाद इसमें कोई ब्रैकेट नहीं ओपन होता है, ये नहीं कि अंदर ब्रैकेट ओपन कर दोगे, जो फैक्टर फॉर्म में लिखा है वैसे ही इसको आगे लिख दिया जाया करेगा। ये लिख दिया और लिख देने के बाद हमेशा इस पूरे एक्सप्रेशन में 3 फैक्टर दिख रहे होंगे लीनियर। कैसे दिख रहे हैं? पहला एक x माइनस m दिख रहा है, दूसरा जो दिख रहा है वो हम लोग को क्या दिख रहा है? n माइनस वाई, तीसरा जो दिख रहा है वो z माइनस r। तो ये जो 3 लीनियर फैक्टर के फॉर्मेट में जो हमें दिख रहे हैं उनसे हमेशा एक्सप्रेशन डिवाइड कर दिया जाएगा। और जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो देखो पहला वाला जो टर्म बनेगा ये x माइनस m और z माइनस r इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये n माइनस वाई बन जाएगा। माइनस इसमें जब करेंगे तो x माइनस m कैंसिल हो जाएगा, n माइनस दिस कैंसिल हो जाएगा, तो ये r अपॉन z माइनस r बनेगा। माइनस
फिर जब इसमें करेंगे तो ये m n माइनस वाई से n माइनस वाई, z माइनस आर से z माइनस आर कैंसिल हो जाएगा और x माइनस एम इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। और जैसे ही काम करोगे तो जो प्रूविंग है या जो स्टेटमेंट लिखा है उस पैटर्न में ये आ जाएगा। और पैटर्न में आने के बाद ध्यान दोगे कि ये जो 3 टर्म्स हैं इनमें से जो है एक टर्म तुम्हें दिखेगा कि सेम एज इट इज बना है और बाकी 2 टर्म को तुम्हें एडजस्ट करना होगा। अब जैसे यहां देखो y अपॉन y माइनस एन, तो इसमें y ऊपर दिख रहा है लेकिन x और z नहीं दिख रहा है, तो उसको x और z हमें सेट करना पड़ेगा। कैसे सेट करना है वो अभी आगे मैं बता रहा हूं। और y के अपॉन में y माइनस एन है, तो यहां पे क्या n माइनस वाई, तो मैंने क्या कर लिया माइनस साइन कॉमन कर लिया और जैसे कॉमन किया और माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो इन ट्रांसफर हो जाएगा ये और ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि ये क्या है z माइनस आर है और न्यूमरेटर में क्या है z, तो यहां z माइनस आर है और न्यूमरेटर में r है, z आ जाए यहां पे किसी तरीके से काम बन जाएगा। तो यही जो टर्म लिखा है माइनस आर ये ऊपर आ जाए और z ऊपर आ जाए तो कैंसिल हो जाएगा, तो z बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये डिनोमिनेटर वाला टर्म ही मुझे कहां लाना है न्यूमरेटर में। इसको कैसे ला सकते हो, तो इसमें क्या कर दें +1 और इसी एक्सप्रेशन में इसमें भी क्या कर दें +1, तो तुरंत आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहां से क्या हो गया ये y अपॉन वाई माइनस एन और r अपॉन z माइनस आर +1 m अपॉन x माइनस एम +1। तो यहां पे 1 2 बार ऐड हुआ है तो उसको बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड में हमें क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा कि नहीं, और इसको अब एलसीएम ले लेते हैं। इस क्वेश्चन का चाहे तो आंसर भी ध्यान रखें क्योंकि ये इंटीजर टाइप का फॉर्मेट है ये, क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे आ रही इंटीजर 2। तो ये हो गया क्वेश्चन, इसको नोट करेंगे। फिर अब इसके बाद कुछ कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए मैं कुछ अप्रोच दे रहा हूं, उनको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के ऊपर हम लोग काम करेंगे किसी भी कांस्टेंट नंबर के लिए। तो कोई ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज पॉजिटिव देन ABC, हम लोग को ये निकालना। ये क्वेश्चन भी अपनी कैलकुलेशन के लिए ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये पूरा क्वेश्चन का इनइक्वालिटी के फॉर्म में आ रहा है आंसर। देखो क्वेश्चन ने सिर्फ एक बात बोली है, ये डिटरमिनेंट जो है ये क्या है पॉजिटिव है, तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा एक्सप्रेशन सिर्फ यही तो लिखा गया है। अब इसमें अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो इस पूरे स्टेटमेंट को ऐसे ही तो सॉल्व करोगे, और ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ से अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ तो ये माइनस दिस प्लस, और अब ये जो स्टेटमेंट दिख रहा है ABC +2 ग्रेटर देन A + B + C, ये इक्वेशन 1 हो गई। अच्छा अब इस पूरे एक्सप्रेशन में जरा ध्यान से देखो, ये ABC है और दूसरी साइड A + B + C, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इस पूरे एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट के फॉर्म में ही लेना पड़ेगा। कौन सा प्रोडक्ट ABC, क्योंकि ABC का अगर ये प्रोडक्ट होगा नहीं तो ये डिटरमिनेंट कभी सॉल्व होगा नहीं। और अब यहाँ पे है क्या है ABC का एडिशन और ABC का क्या प्रोडक्ट, और वो भी किस फॉर्म में इनइक्वालिटी में, और इनइक्वालिटी में कोई चीज़ सम में है और वही चीज़ प्रोडक्ट में है, तो इसको लाने की जिम्मेदारी सिर्फ एक ही आदमी की होगी और उसका नाम है अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या ज्योमेट्रिक मीन। अब नंबर यहाँ पे कितने हैं 3 हैं ABC, तो इसलिए अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा A + B + C डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू ABC होल टू दी पावर 1/3। और अब अगर मैं लिखना चाहूं तो A + B + C ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3ABC होल टू दी पावर 1/2, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। और अब अगर एक्सप्रेशन देखा जाए तो ये इनइक्वालिटी का क्या कौन सा फॉर्मेट हो रहा है हम देख रहे हैं, तो ये क्या है ये x है, तो ये क्या है y, और इसको अगर हम समझे y तो ये क्या है z। तो हमने देखा x ग्रेटर है y से और y ग्रेटर है किससे z से, तो इसका मतलब कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड
मैं ये बोल सकता हूँ कि ABC + 2 ग्रेटर दैन 3ABC होल टू द पावर 1/3, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी साइन रिप्रेजेंट नहीं है, यहाँ है, तो इसलिए इक्वलिटी साइन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड होता तभी यहाँ पे लगता। और अब देख रहे हैं थोड़ी देर के लिए मैं बार बार ABC ना लिखना पड़े इसलिए T लिख दे रहा हूँ, तो इसको T लिख दिया। तो अब ये पूरा एक्सप्रेशन कैसा बना, T + 2 ग्रेटर दैन 3 टू द पावर 1/3। और अब हमारा काम क्या है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू निकाला, T की। तो इसलिए मैं इसका क्यूब कर देता हूँ दोनों साइड, तो 2T + 2 होल क्यूब और ये 3 टू द पावर 3 इंटू T। अब ये A + B होल क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा और ब्रैकेट में ये दिस हो गया, ये टोटल जो वैल्यू हो गई ये 27T आ जाएगी। और देन अब ये जो रिजल्ट आ गया T³ + 8 प्लस ये कितना हो जाएगा, 6 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6T² और ये 6 जैसे इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो +12T - 27T ग्रेटर दैन 0। तो फाइनली ये T में क्यूबिक इक्वेशन बन गई, ये 15T + 8 ग्रेटर दैन 0। और अब इस T में जो क्यूबिक इक्वेशन हमें दिख रही है इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो T की क्यूबिक इक्वेशन, इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो इसका फैक्टर देख लो कितना आ रहा है, ये 15 है तो कितना आ जाएगा ये बोलो, T = क्या होगा इसका फैक्टर, यहां से इसको सॉल्व करोगे T = देख लो 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा, T = 1 इसका फैक्टर है कि नहीं। जैसे T = 1 कर दोगे तो 7 और ये पूरा बन जाएगा। और जब ये T = 1 फैक्टर है तो क्यूबिक इक्वेशन है तो हमने क्या बताया, इसको 3 टाइम्स हमेशा लिख लेते हैं कि नहीं। और अब इक्वेशन को क्या कर देते हैं, बैलेंस। तो यहाँ T³ है तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे T² से मल्टीप्लाई, ये -T² हो जाएगा, चाहिए कितना प्लस का, तो ये 7T से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 7T² और -T² मिलके ही क्या होगा 6T²। और अब ये -7T और है कितना, ये 15, तो कितना चाहिए हम लोग को -8 क्योंकि T के साथ मिलेगा और ये +8, तो T - 1 कॉमन हो गया और T² + 7T - 8 ग्रेटर देन क्या हो गया 0। और फिर ये क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फिर इसका फैक्टर हो जाएगा, तो ये T² + 8T - T - 8 ग्रेटर देन 0 और ये T - 1 T कॉमन हो जाएगा। और अब यहां से जो रिजल्ट आ गया फाइनल अगर हम लोग देखेंगे तो ये T - 1 होल ऑफ स्क्वायर इंटू T + 8 ग्रेटर देन 0 और T - 1 होल ऑफ स्क्वायर, ये रिजल्ट तो कैसा रहेगा, ऑलवेज क्या रहेगा पॉजिटिव। तो ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव तभी होगा जब T + 8 भी क्या होगा ग्रेटर देन 0। और T की वैल्यू यहाँ पे अब हम लोग पुट कर देते, T की वैल्यू क्या थी ABC, तो यहाँ से पुट कर दोगे तो ये ABC + 8 ग्रेटर देन 0, यानी कि फाइनली यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ABC ग्रेटर देन क्या मिलेगा -8। तो ये इस फॉर्मेट का भी क्वेश्चन एडजस्ट किया जाता है कि डिटरमिनेंट तो सॉल्व कर ही रहे हैं, साथ में इनइक्वालिटी के साथ उसने क्या कर दिया, सेट कर दिया। तो इसको नोट करेंगे, फिर आगे और क्वेश्चन। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन। देखो कांस्टेंट की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन के मैकेनिज्म डिफरेंट होंगे, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा उसके हिसाब से और भी मैकेनिज्म है। अभी मैं केवल 2 तरीके के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, एक जिसमें सिंगल कांस्टेंट लगा होगा, दूसरा जिसके अंदर डबल कांस्टेंट लगे होंगे। और इन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने का ये पहले राउंड का मैकेनिज्म है और फिर आगे जब क्वेश्चन बताऊंगा तो उसमें और भी हमें कुछ मैकेनिज्म मिलेंगे कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए। तो जैसे इसमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालने का हमें क्वेश्चन मिल रहा है तो पहला तो एक तरीका ये है कि इस डिटर्मिनेंट को मैं पूरा सॉल्व करूं और सॉल्व करने के बाद डिटर्मिनेंट को इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूं और उसके बाद कहूंगा कि दो चीज़ें इक्वल हैं, तो जब इक्वल हैं तो दोनों साइड में लेफ्ट और राइट के कोफिशिएंट क्या होंगे सेम, कंपेयर कर देंगे, सीधे आंसर आ जाएगा। दूसरा इसका एक तरीका होता है जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है निकालने का कि यहाँ पर जितने भी कांस्टेंट, कितने कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं इस क्वेश्चन में, A B C,
इनके प्लेस पे कोई नंबर पुट कर दो, रैंडम नंबर। नॉर्मली ये नंबर जो है ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 3 लेके कर दिया जाता है। और इसके बाद इसको, अब चूंकि डिटरमिनेंट में इक्वल लिखा है, तो अगर कोई चीज इक्वल लिखी गई है तो जो वैल्यू लेफ्ट में मैं पुट कर रहा हूँ वही वैल्यू राइट में भी पुट करने पर वो इक्वेशन क्या होनी चाहिए, बैलेंस। और इस बात को मैं दिमाग में रखते हुए मैं इस डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई कर दूंगा। तो यहाँ a प्लस बी कितना हो गया 3 और a प्लस सी कितना हो गया 4, b प्लस a कितना हो गया 3, c प्लस a कितना 4 माइनस 4 और ये b प्लस सी कितना 5, यहाँ भी b प्लस सी कितना 5 और ये माइनस 6 और राइट साइड में k b प्लस सी यानी 5, c प्लस a 4 और a प्लस बी 3। और उसके बाद डिटरमिनेंट को नॉर्मल में क्या कर दूंगा, एक्सपेंड कर दूंगा। और जैसे एक्सपेंशन करेंगे दोनों साइड से सिंप्लीफाई हो जाएगा और सिंप्लीफाई होने के बाद सिर्फ क्या बचेगा, k का वैल्यू, और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो फटाफट इसका अर्थमेटिक निकाल के बताओ इसकी वैल्यू क्या आ रही है। ये आ गया, इसको सॉल्व कर दोगे तो 240 आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर दिया तो k का वैल्यू आ गया। तो k का वैल्यू क्या आ गया 4। अब इसी तरीके से फिर आगे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखो जैसे ये क्वेश्चन नेक्स्ट, इसमें दो कांस्टेंट इन्वॉल्व कर दिया। अब जब दो कांस्टेंट इन्वॉल्व कर दिया तो एक तो थॉट प्रोसेस मैं अभी बता रहा हूँ, इसका एक थॉट प्रोसेस और भी है, वो आगे हम लोग जानेंगे। दूसरा ये कि जो अभी मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ उस मैकेनिज्म से ये नहीं कि जो मैंने बताया वही है, तुम अपने मन से और भी सोच सकते हो इसमें। अब अल्टीमेटली अननोन है कितने, दो अननोन है ए और बी, तो नंबर ऑफ अननोन जितने होंगे उतनी इक्वेशन होंगी तभी तो ये सॉल्व होगा। और डिटरमिनेंट में हमने बताया कि वैल्यू जो है हम पुट कर सकते हैं। अब ये पूरा एक्सप्रेशन किसमें, एक्स में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो हम एक सुटेबल वैल्यू इसमें ऐसी सब्स्टिट्यूट करें जिससे ए या बी की वैल्यू सीधे आ जाए। ये सोचो, तो मेरे दिमाग में एक वैल्यू आई और वो वैल्यू थी कि अगर मैं एक्स के प्लेस पे 0 डाल दूँ तो जैसे ही 0 डाल दूंगा तो इधर ए बचेगा और इधर माइनस का स्क्वायर, तो कुल मिला के ए स्क्वायर ही तो बचेगा। तो यानी कि मैं यहाँ से a की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकता था। ये 0 हो गया, 0 हो गया, 0 माइनस 4 0, ये भी 0 0 माइनस 4 और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, यहाँ से a हो गया और दूसरे वाले से इसका स्क्वायर करोगे तो अल्टीमेटली स्क्वायर ही बना रहेगा। और अब यहाँ से इस पूरे डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करोगे तो कितना आएगा, -4 क्यूब और इधर से क्या आ गया a क्यूब। तो देख रहे हैं कि a का वैल्यू कितना आ गया -4, लो एक ही लाइन में आ गई वैल्यू। अब हमें यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसको मैं पुट करूं और जिससे मेरी b की वैल्यू मिल जाए। अब a का वैल्यू तो हमें पता ही है, तो क्या वैल्यू पुट कर दी जाए जिससे b की वैल्यू आ जाए, क्या वैल्यू इसमें पुट करें x के प्लेस पे। अरे तो x के प्लेस में 1 पुट कर दो और जैसे 1 पुट कर दोगे तो रिजल्ट दे देगा कि नहीं दे जाएगा। तो आप पुट कर दिया x इक्वल टू क्या 1 और जैसे हम लोगों ने 1 डाल दिया यहाँ पर तो ये कितना आ गया -3 2 2 2 -3 2 2 और -3 इक्वल टू a प्लस बी 1 माइनस ए होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ a का वैल्यू पुट कर देंगे जिससे हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो फटाफट इसको सॉल्व करो अर्थमेटिक। तो यहाँ पे अब वैल्यू जब पुट कर देंगे तो इसको जब एक्सपेंशन कर लिया तो यहाँ से कुल मिला के b की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। तो इस तरीके से डबल कांस्टेंट को भी डील किया जा सकता है कि हम एक सुटेबल वैल्यू पुट करें और पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके ये वैल्यू निकाल देगा। तो ये पहले राउंड का डिटरमिनेंट हम लोग का कंप्लीट हुआ जिसमें प्रॉपर्टीज चली हैं और कांस्टेंट की कैलकुलेशन वाला। अब इसके आगे के नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।